गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अध्ययन करेंगे संघ की न्यायपालिका, जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए पार्ट द्वितीय का जो सिलेबस है राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है न्यायपालिका या संघ की न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहा गया है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में आज हम यहाँ बात करेंगे। इसे संघ की न्यायपालिका भी कहा जाता है, सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय। उसके गठन की क्या प्रक्रिया है, शुरू में कितने न्यायाधीश उसमें थे, और जो सर्वोच्च न्यायालय में चुने जाने वाले जो न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, इन सब चीजों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है अपने भारतीय संविधान अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 124 मैंने यहाँ लिखा है। यानी कि आपको परीक्षा में अगर अनुच्छेद 124 के बारे में पूछा जाता है तो संघ की न्यायपालिका के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे गठन है, योग्यता है, नियुक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, जो जैसे मान लीजिए व्यक्ति समाज में रहता है तो बिना न्याय के उसकी सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का हनन होता है। तो यानी कि एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए न्याय का भी, राज्य में न्याय का भी होना जरूरी है। तो इसलिए भारत जैसे राज्य या देश में भी न्यायपालिका की स्थापना की गई। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और निम्न स्तर पर जो सेशन कोर्ट वगैरह है, छोटे स्तर के जो न्यायालय है उनकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, ठीक है, इस प्रकार के आपके टॉपिक दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय से सभी न्यायालय इसके अधीन है। यानी कि यह देश का सर्वोच्च स्तर का न्यायालय है। जो देश के विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अधीन होते हैं, जिनमें राज्यों के न्यायालय भी सम्मिलित हैं। भारत में अमेरिका की तरह केंद्र और राज्यों के अलग अलग न्यायालय नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। 1935 के अधिनियम के अधीन भारत में प्रथम बार फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। नए संविधान में इसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो देश में सुप्रीम कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसी का नामकरण जो बाद में संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो ये ही एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, तो इसके जो गठन की प्रक्रिया है वो क्या है, सबसे पहले अपन गठन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश को 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की अपन शुरू की बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, कुल टोटल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, 1957 में संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी न्यायाधीशों की संख्या 7 से 10 कर दी गई। यानी कि 1957 में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 7 से 10 कर दी गई। अप्रैल 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई, और पुनः 2009 में यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यानी कि 30 + 1 31 न्यायाधीश हो गए। इस प्रकार आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कि अब अपन बात करते हैं अपन न्यायाधीशों की जो बात करते हैं उनमें 34 न्यायाधीश कर दिए गए हैं। जहां तक मुझे आइडिया है वो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है 31 के बाद जो है अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी है, शायद 34 है। फिर भी मैं एक बार आपको कन्फर्म करके बता दूंगा। 34 यानी 30 + 1 33 + 1 यानी कि 34। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे 1950 की अपन बात करें तो उस समय हीरालाल जी आडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश थे और इस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शरद अरविंद बोबड़े नाम के व्यक्ति हैं, जिनको मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके गठन की प्रक्रिया। अब यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाएंगे उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं में सबसे पहले बिंदु है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। यानी कि दूसरी उसकी अपनी योग्यता की बात करें तो यानी कि 5 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा वह किसी 1, 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। यानी कि वह उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेता हो, यानी कि अच्छे कानून का वो ज्ञाता हो और उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। तो ये उसकी योग्यता है। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है 5 नंबर के सवाल में या 2 नंबर के सवाल में कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक कम से कम वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या अथवा 10 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में एक कुशल विधिवेता होना चाहिए। तो ये उसकी योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति इस प्रकार के व्यक्ति को जो है न्यायाधीश पद के लिए नामित करता है, न्यायाधीश पद के लिए वो चुना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, जो अनुच्छेद 126 के तहत उसको परिभाषित किया गया है। जब कभी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। यानी कि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है, अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए या तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है, या जैसे मान लीजिए केसों की संख्या अधिक हो जाए और निपटान जैसे जरूरी है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह से जो उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखता है न्यायाधीश बनने की, तो उनको कुछ समय के लिए न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो तदर्थ न्यायाधीशों की प्रक्रिया कहलाती है अनुच्छेद 127 के तहत। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। तो जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है उनकी लिखित रूप में वो सलाह लेता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। तो ये बात ध्यान रखें कि नियुक्ति में जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, तो जो राष्ट्रपति है वो जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेता है लिखित में, और जब मुख्य न्यायाधीश की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो मुख्य न्यायाधीश की वो सलाह लेता है। तो संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें उन्हें उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेना अनिवार्य है। सन 1993 के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनाम भारत संघ के अभी निर्धारित किया गया उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय के अनुरूप ही की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के दृष्टिकोण को सर्वोपरि मानना होगा, यानी कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर की जानी है तो मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश अपने 2 ज्येष्ठतम सहकर्मियों के मत पर विचार करेंगे और उनकी राय लेना आवश्यक होगा। मुख्य न्यायमूर्ति की राय उसकी और अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशों की सामूहिक
सामूहिक राय होगी। कार्यपालिका भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी जो कार्यपालिका है वो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से जो आपको मैंने प्रक्रिया बताई है उसको आप ध्यान रखें कि जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश का चुनाव अगर किया जाना है राष्ट्रपति द्वारा तो वो 4 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा लिखित में, और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा तो मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष से डिफाइन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। इसके पूर्व किसी भी न्यायाधीश को उस समय तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदनों में मतदान के समय उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत को समस्त संख्या के साधारण बहुमत से उसी अधिवेशन में उस न्यायाधीश पर सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर एक प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास न भेजे और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। यानी कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो न्यायाधीश है वो कितनी उम्र तक काम करेंगे, अपने पद पर 65 वर्ष। ठीक है, या जैसे मान लीजिए उनको हटाया जाना है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं महाभियोग के द्वारा अगर उनको हटाया जाता है तो संसद के अधिवेशन जो है संसद के किसी सदन में महाभियोग लगाया जाता है, उन पर प्रस्ताव लाया जाता है और जो सदस्यों की कुल संख्या है 2/3 बहुमत और सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से अधिवेशन में उस न्यायाधीश पर सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है और उनकी जांच की जाती है। और अगर वो जांच में सही पाया जाता है कि वास्तव में इतने असमर्थ या भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर करता है तो उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना ही पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के पश्चात भारत की सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। परंतु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है और न्यायाधीश को इस कार्य का वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो गया तो वो अन्य न्यायालयों में कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे किसी प्रकार का कार्य सौंप सकता है और उस कार्य के बदले उसे वेतन दिया जाता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। तो त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही देता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब अपन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे सभी जगहों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिनमें विवाद, यानी कि जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, दीवानी क्षेत्राधिकार है, फौजदारी क्षेत्राधिकार है और मौलिक अधिकारों के विषय में भी क्षेत्राधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय में जो है परामर्श संबंधी शक्तियां भी दी गई हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे सभी झगड़ों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिनमें विवाद केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, यानी कि राज्यों और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऐसा किसी प्रकार का विवाद हो, 2 या अधिक राज्यों में आपस में या उसमें कोई कानूनी प्रश्न हो जिस पर कानूनी अधिकार निर्भर हो, इस अधिकार से सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्यों में संतुलन पैदा कर सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवाद है या फिर राज्यों के मध्य आपसी विवाद है तो उन झगड़ों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाएगा। अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार या संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक मामलों में यह न्यायालय तब ही अपील मान सकेगा जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि मुकदमे में कोई कानूनी प्रश्न विचारणीय है। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि इस मामले में कोई कानूनी प्रश्न अंतर्निहित है। यदि वह ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपील सुनने के लिए विशेष स्वीकृति दे सकता है। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरी पर बात करते हैं दीवानी क्षेत्राधिकार। संविधान के 30वें संशोधन द्वारा तो 20,000 रुपए की राशि की शर्त हटा दी गई
है। अब किसी भी राशि का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है, यानी कि यह राशि से संबंधित पहले 20,000 की समय सीमा थी, कम से कम के मुकदमे भी सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सुनने योग्य है, यानी कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है वो यह प्रमाण कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य है। ऐसे मुकदमों की अपील भी सुन सकता है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि मुकदमे में कोई कानूनी प्रश्न विवादाग्रस्त है, यानी कि कानून से संबंधित भी अगर कोई मामला है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। तो ये हो गए दीवानी मामले। अब अपन बात करते हैं फौजदारी क्षेत्राधिकार। यदि अपील करने पर उच्च न्यायालय अपराधी की रिहाई के फैसले को बदल दे और उसे मृत्यु दंड दे तो यह दूसरी अपील का मुकदमा होगा, यानी कि यह अपराध से संबंधित है फौजदारी मामले। यदि अपील करने पर उच्च न्यायालय अपराधी की रिहाई के फैसले को बदल दे या उसे मृत्यु दंड दे तो अपराधी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे को उच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिया हो और उसे किसी अपराधी को मौत का दंड दे दिया, ठीक है, यदि किसी मुकदमे को उच्च न्यायालय ने पास मंगवा लिया और उसने अपराधी को मौत का दंड दिया हो या मौत की सजा उसको सुनाई हो, तो ऐसे मुकदमे जो है वो फौजदारी के तहत आते हैं। तीसरा है, यदि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार यह प्रमाण पत्र देकर मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है, परंतु अनुच्छेद 134 के अनुसार अपील की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि उच्च न्यायालय अपराधी को फौजदारी मुकदमे में छोड़ने का आदेश जारी कर दे तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी, यानी कि मुकदमा उच्च न्यायालय ये चाहे कि वास्तव में ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सुने जाने योग्य है, तो इस प्रकार का मुकदमा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर किए जा सकते। तो इस प्रकार के जो विवाद है वो फौजदारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया, यानी कि जो व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में अपन बात करते हैं, उस मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा है। यह न्यायालय को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि या यह आगे चले जैसे बंदी, प्रतिशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर प्रश्न लेख मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में अनेक प्रकार के रिट या लेख जारी करता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर चाहो प्रश्न लेख मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये जारी किए जा सकते हैं। एक अधिकार की अपन बात करें परामर्श के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श की शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु इस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में यह जरूरी नहीं है कि मैं अपनी राय अवश्य दे, नहीं राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि मैं उसके परामर्श के अनुसार चले, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस विषय पर अपना परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपना परामर्श दे सकता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मान भी सकता है और उस परामर्श को नहीं भी मान सकता। तो ये बात आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां निर्धारित की गई हैं। इसमें एक विवाद यह है कि 2 अक्टूबर 1994 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और उसके साथ उसने अयोध्या मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया, यानी कि ये पहले 1994 का मामला रहा है। फिर एक बात अपन करते हैं कि अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले निर्णय दिए हुए हैं वो बदले भी जा सकते हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च कोटि के विधि देता है तथा सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय करते समय छानबीन करते हैं, फिर भी उनसे कभी न कभी गलती हो सकती है, इसलिए उनको अपने निर्णय तथा आदेशों का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो पहले निर्णय दिए गए हैं उनको बदला भी जा सकता है। इसके द्वारा उनसे किए गए गलत निर्णय भी संशोधित किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है क्योंकि देश में इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है जिसमें उसके निर्णय के विरुद्ध अपील हो सके, तो अपने जो निर्णय है
किया जा सकता है या उनको बदला भी जा सकता है। एक अपन बात करते हैं अभिलेख न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है जिसको अनुच्छेद 129 के तहत परिभाषित किया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है अभिलेख न्यायालय का अनुच्छेद 129। तो संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय सदैव के लिए यादगार तथा प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, यानी कि अभिलेख के रूप में इनको प्रमाणित किया जाता है या समय समय पर इनको जारी किया जाता है तथा देश के समस्त न्यायालयों के लिए ये निर्णय न्याय दृष्टांत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो ये एक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की मूल गठन है, क्षेत्राधिकार के संबंध में सारी बातें हैं। तो अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत रूप से पूछा जाता है तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। यानी सर्वोच्च न्यायपालिका है, इसको अनुच्छेद 124 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। गठन मैंने बताया है इसका 1950 में 7+1 यानी कि 8 न्यायाधीश थे, फिर बाद में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। योग्यताएं मैंने आपको पढ़ा दी, हर का नाम भी होना चाहिए। 5 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा 10 वर्ष तक में उच्च न्यायालय में वकील के पद पर रह चुका हो या राष्ट्रपति की नजर में कुशल की दिव्यता होना चाहिए। नियुक्ति जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी की जाती है, वो अन्य न्यायाधीशों से वो परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार शक्तियां हैं, कार्यकाल है तो उसका 65 वर्ष है। त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। शक्तियां हैं आपके लिए क्षेत्राधिकार के बारे में बताया, दीवानी है, फौजदारी है, मौलिक अधिकारों के रक्षक उसको इस प्रकार से कहा गया है। मौलिक अधिकारों के संबंध में वो अनेक प्रकार रिट जारी करता है, बंदी प्रतिबिंब परमादेश अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण लेख इस प्रकार के लेख जारी करता है। परामर्श के संबंध में शक्तियां हैं, अनुच्छेद 143 के तहत न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्तियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें छोटे छोटे सवाल आप उसमें पूछे जा सकते हैं। जो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,50,000 है। कुछ समय पहले उनका वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया है। नियुक्ति है वो अनुच्छेद 124 के जो तहत है वो राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोत्तम हीरालाल जीकानिया, और इस समय जो वर्तमान में शरद अरविंद हो गए हैं। तो इसमें छोटे छोटे सवाल काफी बनते हैं, तो आप ध्यान रखें, अपने नोटबुक से भी इसको रिपीट करते रहिए। इसमें छोटा सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे वाली क्लास में अपन न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक सक्रियता है, जनहित याचिका है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। आगे वाले टॉपिक में हम आगे